हेलो बच्चों। बच्चों, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। एवरी डे, एवरी मिनट, हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। कुछ नई चीजें बन रही हैं, कुछ पुरानी चीजें अलग हो रही हैं। राइट स्टूडेंट्स? सो आज हम हमारे लेक्चर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ये जानेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होने पर, जिसे हम केमिकल रिएक्शन से डिनोट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि किन लॉस को वो फॉलो करते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है इनके साथ। चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हुए बिना ज्यादा देर करते हुए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में होना क्या है। Students, in today's lecture we are going to discuss one of the most important topics which is laws of chemical combinations। क्या टॉपिक है बच्चों? Laws of chemical combinations। ये laws हमें हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए, और बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन किन लॉस को फॉलो करता है, ये आए कहाँ से, किन्होंने बताया इसके बारे में, किसने बताया है। राइट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल। कब आए, किसने बताए, उसके में है क्या बात समझने लायक। राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटम के बारे में एक थियरी दी है जिसे कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। तो इससे पहले कि हम क्लास को शुरू करें और कॉन्सेप्ट्स को समझने की शुरुआत करें, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस लेक्चर में बकायदा डिटेल में दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, ये भी देखेंगे कि किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? आई होप इन टॉपिक्स को आपने ऑलरेडी कर लिया होगा जब आपने लेक्चर्स को या फिर क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट? बट टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज देम, अंडरस्टैंड देम इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो। आपको होमवर्क दिया जाएगा और वो होमवर्क बहुत आसानी से आप कर लोगे क्योंकि आप लेक्चर को अच्छे से देखोगे और समझोगे। राइट स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं और अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। किसकी बात करेंगे बच्चों हम? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। बच्चों, जब कोई चीज़ समझनी हो ना, लॉज में डिटेल में जाना हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये जानना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है हमारे आसपास। यू सी, मिक्सचर बनता है, अलग अलग चीज़ें जुड़ती हैं, मिलती हैं, राइट? जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, राइट? व्हेन समथिंग इज कंबाइनिंग विद सम अदर थिंग, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जब मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनेंगे कि नहीं? तो हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के द्वारा इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई चीज़ मिलेगी, कोई चेंज होगा, तो उसे कैसे डिनोट किया जाए, किस प्रकार से उसका एक एग्जैक्ट रिएक्शन फॉर्म में उसको समझाया जाए। राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम कर ही क्यों रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए फिर अब मैं आपको बता देती हूँ कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की शुरुआत कैसे हुई, इनमें कितने लॉज हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, ये सब हम डिटेल में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले और ज़रूरी बात बच्चों, ये सब हम जानते हैं ना एग्जैक्टली केमिस्ट्री है क्या। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज केमिस्ट्री, ये लाइन पढ़िएगा और फिर देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग है हमारी ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड डील्स मेनली विथ रिएक्शंस कैरीड आउट टाइम टू टाइम। केमिस्ट्री में एग्जैक्टली जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है रिएक्शंस, जो अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ों के साथ हो सकता है, हाँ या ना? सो इन 18th सेंचुरी में केमिस्ट ने क्या किया? दे मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके ये कोशिश की गई समझने की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई, कैसे एक रिएक्शन होता है। अगर वो फिजिकल रिएक्शन हो, आई मीन फिजिकल चेंज हो, या फिर केमिकल चेंज, उसे हम डिनोट करेंगे एक केमिकल रिएक्शन से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों हम? एक केमिकल रिएक्शन से। तो अगर हमें कोई चीज़ समझनी है तो एक्सपेरिमेंट्स करके देखना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यही काम किया गया 18th सेंचुरी में, जब अलग अलग केमिस्ट ने
रिएक्शंस को समझने की कोशिश की, केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने ये समझा और जाना कि ये केमिकल रिएक्शंस कुछ लॉस को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉस। ये लॉस ही हमें जानने हैं बच्चों। फिजिकल या केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन से डिनोट किया जाता है, राइट? अब इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, जानने के लिए अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर ये जाना गया कि कैसे और कौन से लॉज हैं जो ये रिएक्शंस फॉलो करते हैं, राइट? तो अब हम यही जानेंगे, उन लॉज के नाम देखते हैं जो ये फॉलो करते हैं। बच्चों, इन चीज़ों को समझने के लिए पहला काम जो आपको करना है वो ये है, एग्जैक्टली एक केमिकल चेंज या फिर एक फिजिकल चेंज होता क्या है। डू यू गाइज नो दैट? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर, दोबारा एक बार बता देती हूँ। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज कह सकते हैं हम, मोस्ट ऑफ देम आर, ओके? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कलर, शेप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से जब कोई चेंज होगा, चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलावट, कुछ ना कुछ उसके ऊपर आया होगा या किसी से वो जाके मिला होगा, है ना? सो इसी मिलावट को समझने का खेल ही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को डिनोट करते हैं ये समझाने के लिए कि यहाँ पर इस सब्सटेंस के साथ ये चेंज हुआ है, कुछ जाकर मिल गया होगा, राइट? समथिंग हैव हैपेंड विद सम सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच अ चेंज हैज अकर्ड and that change is denoted by a reaction, a chemical reaction, हाँ है ना? तो ये जो chemical reaction है, इसके लिए जो laws follow होते हैं combination के लिए, so now we are going to discuss laws of chemical combinations। अब आप समझे ये नाम कैसे आया? combination, combine हो रही हैं चीजें और वो केमिकली हो रही हैं, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए नाम दिया गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब ये नाम क्यों आया, कैसे आया, आप समझ गए होंगे बच्चों। इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ही हम जानने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो नाम देखिए कौन से हैं ये। पहला नाम है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज इट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो चिंता मत कीजिएगा, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज, ओके? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 लॉस ओवर हियर। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसका एक और नाम है बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कांस्टेंट की जगह डेफिनेट वर्ड यूज कर दिया गया है, ठीक है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आई होप ये दोनों नाम इन टर्म्स को आपने समझ लिया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। ज्यादातर इसका खेल जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ओके? सो नाम समझ आ जाएगा तो लॉ भी समझ आ ही जाएगा, ओके? 2 लॉज हमने डिस्कस किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और तीसरा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वैसे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे रखा है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस दे रखा है। It's my duty to tell you a little things in advance। कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए, जो आगे जाके आप सीखोगे क्लास 11th में, उसमें से एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एडवांस एनटीएससी लेवल अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ जानना चाहता है, इस चैप्टर में से करना चाहता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके स्टूडेंट्स? सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ऑल्सो, ओके? चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सबसे आसान लॉ की, बहुत ईजी है, सिंपल है, जल्दी समझ भी आ जाएगा। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। पहले लॉ के बारे में जानना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम में ही बहुत कुछ है लिखा बच्चों। जब कोई चीज को समझने की कोशिश की जाए, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, बताया किसने, कब बताया? तो आपको ये याद रखना होगा, इंटरनल में क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बारे में। सो प्लीज मार्क इट ऑल्सो एंड नोट इट डाउन, और अपने दिमाग में भी इसका नाम और ये साल याद रख लीजिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया और वो किस साल में आया। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ये बात हुई है, ये बताया गया है एंटोइन एल लावोइजर के साथ। एंटोइन एल लावोइजर ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज ही प्रपोज्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉ। बहुत जरूरी लॉ बताया था इन्होंने, एंटोइन एल लावोइजर ने। जनरली अगर सिर्फ लावोइजर भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ओके? एग्जामिनेशन में सिर्फ लावोइजर भी आ सकता है, नाम ज्यादा मुश्किल है नहीं, एंटोइन एल लावोइजर, ठीक है? तो लावोइजर जी ने क्या किया, एक बहुत सिग्निफिकेंट लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ये बात क्लियर है? कौन से साल में दिया बताइएगा जरा? 1798 में दिया गया है बच्चों ये लॉ। कब दिया गया है? 1798 में। ओके, रिमेंबर दिस नाउ। अब एंटोइन एल लवॉइजर ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया है। क्या ये लॉ? स्टेटमेंट बताइए जरा इसके बारे में, बहुत इजी है बच्चों, देखिएगा स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट the total mass of the products obtained during any physical or chemical change is always equal to the total mass of the reactants taken at the beginning of the change. Confusion है? चिंता मत करो। कोई चेंज, जैसे आपने कभी कभी मूवीज में एड्स में देखा होगा, बिफोर आफ्टर देखा था, कैसे कुछ लोग अपना वजन कम कर लेते, पहले बिफोर कुछ और होते हैं, आफ्टर कुछ और होते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो जाने पर बिगिनिंग में, शुरुआत में जितना मास था उतना ही मास एंड में भी होगा। ओके, इस बात को सिंपल भाषा में समझाती हूं मैं आपको। सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे दैट द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर, mass of a substance can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। यहाँ पे ये कहने की कोशिश करिए, शुरुआत जब केमिकल रिएक्शन की हुई, जितना मास था ना, अमाउंट मास देखिए केजी में, उतना ही मास एंड में भी होगा। मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ज़रूरी है, और वो इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगले साल 10th में भी सीखने वाले हो आप इसके बारे में। ये यूज़ करोगे आप अपने पहले ही चैप्टर में 10th क्लास में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। हियर वी आर ट्राइंग टू टेल दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हमने शुरुआत की, जितने मास के साथ हम शुरुआत करेंगे, रिएक्शन में चाहे कितना भी फेरबदल हो जाए, कुछ भी नया सब्सटेंस बन जाए, पर मास सेम रहेगा दोनों ही तरफ। टोटल जब हम काउंट करेंगे तो दोनों का मास सेम रहेगा। अब आप बोलोगे मैम समझ तो आ गया है, पर थोड़ा सा ना क्लियर नहीं है। पता है क्यों? जब तक हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक दिमाग में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं आएगी। सो चलिए फिर अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रिएक्शन देखिए बच्चों, ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन सिंपल नजर आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट होके CaO + CO2 बन गया है। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पहले क्या है देख लो, ठीक है। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ क्या है हमें पता होना चाहिए। जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक ही है, यानी कि CaCO3। ओके, CaCO3 स्प्लिट अप हो गया है और बन गया है CaO + CO2। अब अगर हम इसके मास को देखें तो देखना दोनों तरफ का मास सेम होगा। चलिए देखते हैं। अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कह रखा है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड, क्या किया गया है बच्चों? यहाँ पर इसको हीट किया गया है। वी गेट 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कितने ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड मिला? 56 ग्राम। और देखिए, एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब होगा क्या? अब जो होगा वो ये है, इसका टोटल मास काउंट कीजिएगा जरा। 56 + 44 कैलकुलेट कीजिए बच्चों, बन गया हमारा 100। क्या बन गया बच्चों? 100। सो 100 ग्राम्स। देखिए दोनों तरफ मास सेम है कि नहीं? यहाँ पे भी 100 और हाँ, जब दोनों को ऐड किया यहाँ पे भी 100 ग्राम्स। राइट और रॉन्ग? So students, what have you understood? The total mass of the reactants is equal to total mass of the products. इसका मतलब यह है कि नया मास क्रिएट नहीं हुआ है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यही बात याद रखनी है आपको, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मेरे साथ साथ बोलिएगा बच्चों, चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लास में ही सीख लोगे आप सब कुछ, हाँ या ना। सो जब आप कोई चीज़ सीखते हो, समझते हो, आपको उसको एक बार बोल के भी देख लेना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इस पे गलती कर देते हैं, और वो गलती ये है कि उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, मैंने तो समझ लिया है, पर एग्जामिनेशन में लिखते वक्त लैंग्वेज बदल जाती है। लॉ हमेशा बेटा जैसा दे रखा है वैसे ही याद रखना होगा। डोंट गेट इनटू अदर थिंग्स। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं अपने ओन वर्ड्स में लिख दूं, बात तो वही रहेगी। ओन वर्ड्स में लिख तो सकते हैं, पर ओन वर्ड्स में लिखने पर कई बार गलती भी हो सकती है।
हाँ या ना? सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सी दिस एग्जाम्पल केयरफुली. आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ ही गया होगा बच्चों. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमेशा चीज़ों को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देखने होंगे. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल देखें, चीज़ों को आसान करें. देखिए, हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ खेलने वाले हैं. तो हम लेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और फॉर्म करने वाले हैं CO2. ओके, अब देखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. पता करें, देखें, बहुत सिंपल है बच्चों. कार्बन बताइए कितना होगा? 12 ग्राम्स होगा. कितना होगा? 12 ग्राम्स. ऑक्सीजन होगा 16 इंटू 2 जो कि 32, राइट. CO2 बताइए क्या होगा? यहाँ पर 12 प्लस 32. हाँ है ना? तो देखिए, दोनों को ऐड कीजिए. यहाँ पे भी 12 प्लस 32, यहाँ पे भी 12 प्लस 32. हाँ है ना? तो 12 प्लस 32 की वैल्यू 44. क्या हो गई बच्चों? 44. सो यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे, अगर हम गौर से देखें, कैसे मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. हो क्या रहा है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन consumes exactly 32 grams of oxygen during combustion. ये रिएक्शन बच्चों कौन सा रिएक्शन है? इसे हम कहेंगे combustion reaction. क्या कहेंगे बच्चों? combustion मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों? burning of a substance, right or wrong? combustion reaction. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. कितना फॉर्म हो रहा है? फॉर्म्स एक्जैक्टली 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो टोटल रिएक्टेंट्स इन दिस केस इज 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44, विच इज एक्जैक्टली द सेम एज द प्रोडक्ट. यहाँ पे भी बच्चों कितना आ गया है? यहाँ पे भी आ गया है हमारा 44. हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? बेटा यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, मास जब फाइंड आउट करोगे दोनों तरफ का तो वो हमेशा सेम रहेगा. टोटल मास की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? टोटल मास की बात हो रही है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बताइए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना? मैं आपको एक बात समझाती हूँ बच्चों. अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और अच्छे से डिटेल में जानना है तो ये रिएक्शन देखिए आप. यहां पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ABCD, स्मॉल ABCD है, कैपिटल ABCD है. स्मॉल ABCD यहां पर है कोएफिशिएंट्स. क्या है बच्चों? ये है कोएफिशिएंट्स. आप चिंता मत कीजिए, आप इसके बारे में जानेंगे. क्लास 10th में भी आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर. यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब सीखेंगे तो ये जानेंगे कि A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी. हाँ है ना? सो यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जितने भी ग्राम्स, जितना भी मास होगा ना रिएक्टेंट्स की तरफ, उतना ही प्रोडक्ट्स की तरफ होगा. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बताइएगा जरा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछे तो हम लिखेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वेयर? इन अ केमिकल रिएक्शन. कहाँ पे होगा ये? केमिकल रिएक्शन में. केमिकल रिएक्शन क्या होता है जानते हो? नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, रिएक्टेंट्स कुछ कंबाइन होगा और रिजल्टेंट में कोई प्रोडक्ट आएगा. हाँ या ना? सो रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट. ये बात समझ गए हैं ना हम? तो कभी कभी कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी डीकम्पोजिशन होता है, अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे. अभी के लिए हमें ये जानना है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. इसीलिए तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. आई होप नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट माय डियर स्टूडेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, 10वीं में भी करना पड़ेगा. अभी भी इसमें से सवाल आएंगे. आपको एक रिएक्शन देके बोला जा सकता है बताओ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जस्टिफाइड है कि नहीं है. आप फाइंड आउट करोगे, दोनों तरफ का मास फाइंड आउट करोगे और फिर प्रूव करोगे हाँ इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल वैलिड है और जस्टिफाइड है. हो जाएगा ये काम? बहुत बढ़िया. फिर चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करेंगे अगले लॉ की. अगले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. क्या नाम है बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. बहुत सिंपल है, कांस्टेंट की जगह डेफिनेट लगा दिया है. डेफिनेट प्रोपोर्शन हो या कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, दोनों का लॉ सेम ही है. याद रहेगी ये बात.
जैसे हमारे पेट नेम्स होते हैं, निक नेम्स होते हैं, सिमिलरली इस लॉ का भी एक और नाम है। पहला नाम होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट को डेफिनेट भी कहा जा सकता है, इसीलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बताइए जरा कब आया था, कौन से साल में आया था और किसने बनाया था? सो किसने बताया था इसके बारे में? 1799 में जोसेफ एल प्राउस्ट। आप इसको प्राउस्ट के नाम से याद रख लीजिएगा। ओके, सो प्राउस्ट ने बताया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, याद नहीं आता नाम। देखिए मैं एक छोटा सा क्यूट सा तरीका बताती हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन दिखते ही प्राउस्ट याद आ जाना चाहिए आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें एंटोइन एल लवॉइजर याद आएगा, हाँ है ना। प्रपोर्शन से प्राउस्ट को याद रख लीजिएगा आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है? याद रहेगी अब ये बात। चलो अब जोसेफ एल प्राउस्ट ने 1799 में क्या बताया देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, स्टेटमेंट आपको संभल के लिखना होगा, ठीक है? पहली बात, प्राउस्ट ने 1799 में लॉ प्रपोज किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ में क्या कहा गया, गौर से देखिए और समझिएगा बच्चों। यहाँ पर ये कहा गया, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड always contains the same elements combined together in definite proportion by mass। कोई कंफ्यूजन, समझने में दिक्कत हो गई होगी? इस लाइन को गौर से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं कोई भी सब्सटेंस आप किसी भी सोर्स से ले लो, ठीक है? एक सब्सटेंस अलग अलग सोर्सेस से पाया जाता है, हाँ या ना? किसी भी सोर्स से सब्सटेंस को ले लो, जब आप उसके मास को देखेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे जो कंबाइन हुए हैं, ये रहेगा कि द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक ही चीज को चाहे अलग अलग जगह से ले आओ, जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन का वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होगा। समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी का एग्जाम्पल लीजिए। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, कहीं से भी पानी ले आओ, वाटर मॉलिक्यूल H2O जो होगा ना बच्चों, ये H2O इट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होंगे तो होगा क्या बच्चों? अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें बाय मास, इट विल बी 1:8। क्या होगा बच्चों? 1:8, हाँ या ना? तो बच्चों देखिए कैसे बन जाएगा 1:8। हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 16 है, तो ऑब्वियसली 1:8 बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? सो प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम फिक्स्ड रेशियो 1:8 बाय मास। कुछ समझ आया? यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जब आप पानी चाहे किसी भी सोर्स से ले आओ, जो रेशियो होगा मास का, जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। जब हम मास का जिक्र करें, चाहे कहीं से भी पानी ले आओ, डिफरेंट सोर्सेस से ले आओ, द रेशियो विल बी फिक्स्ड। क्लियर है ये बात? तभी हम इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, डेफिनेट है। क्लियर है ये बात? समझ गए होंगे आप सब कुछ। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। ये बच्चों एक बहुत जरूरी है, ये क्लास 11th में भी आने वाला है आपके, ठीक है? 11th में अगर हम इसे सीखेंगे तो क्यों ना एक आइडिया अभी लगा लिया जाए, हाँ या ना? पहली चीज किसने दिया था ये? इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के काफी बाद में, वो 17th सेंचुरी में आया था, ये 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है? ये बात याद रहेगी। हमारे जॉन डाल्टन साहब ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को देख के, उनको समझ के एक नया लॉ निकाला और उसका नाम रखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या नाम रखा बच्चों? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाम में ही है मल्टीपल, देखिएगा समझ जाएंगे आसानी से। इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये कहा गया जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, हाँ या ना? कुछ नई चीजें बनेंगी। जब बनेंगी, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ द अदर बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। जो रेशियो होगा ना दोनों एलिमेंट्स के बीच में, वो सिंपल रेशियो होगा। क्या होगा? सिंपल रेशियो होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो हम कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन कैन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो 2 तरीके से मिल सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ या ना?
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। समझे कि नहीं ये बात आप? हाँ या ना? तो हमें ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा ना वो मल्टीपल हो सकता है, पर सिंपल रेशियो भी हम निकालेंगे उसका, सिंपल रेशियो टू वन अनदर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1/2, 2/3 ऐसे नहीं आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। समझ गए ये बात? चिंता मत कीजिएगा, ये समझ भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल फिर आना ही है। बाकी इतना मुश्किल खेल है नहीं यहाँ पर। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ओके, देखिए व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो जाएगा। जब वो होगा तो ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बन जाएंगे। जब ये कंपाउंड्स बनेंगे, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ अनदर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के मास से जब कंबाइन कर जाएगा, जो रेशियो होगा उनका वो सिंपल रेशियो होगा। क्या होगा बच्चों? सिंपल रेशियो होगा। समझे इस बात को कि नहीं? एक कार्बन एक ऑक्सीजन ले लिया, एक कार्बन दो ऑक्सीजन ले लिया, पर जब रेशियो की बारी आएगी तो सिंपल होगा। जैसे कि कार्बन की वैल्यू अगर हम देखें क्या लेंगे 12, ऑक्सीजन की अगर हम देखते हैं 16, हाँ है ना, 12:16, ओके। तो 2 टेबल से इसको हम कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, है ना, 3:4 ऐसे जा सकते हैं हम सिंपल रेशियो में, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का हम लेंगे 12 और ऑक्सीजन का हम लेंगे 32, हाँ है ना। तो कैसे फिर से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका भी सिंपल होल रेशियो आ जाएगा, सिंपल नंबर रेशियो, हाँ है ना। सो बच्चों सिंपल है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। बस ये कहने की कोशिश की जा रही है जब हम एलिमेंट्स को लेंगे कंबाइन करेंगे तो सिंपल रेशियो में ही निकलेंगे। उनका जो मास होगा जब उसका रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा वो सिंपल होगा, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे ऑक्सीजन बढ़ा दिए ना हमने, बट फिर भी रेशियो जो होगा वो सिंपल रेशियो ही रहेगा। समझ गए हैं ये बात? आई होप नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो अब 3 लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पर रेशियो की बात की जा रही है, ठीक है? समझ गए हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल क्यों कहा हमने? क्योंकि हम ऑक्सीजन बढ़ाया ना हमने, एग्जाम्पल में देखा होगा आपने। चाहिए एक एलिमेंट को आप कितने भी मिला जुला लो, ओके, मल्टीपल कर लो, फिर भी जो रेशियो बन जाएगा मास के साथ वो सिंपल होगा हमेशा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now let's discuss one of the most important questions of class 9. 5 नंबर में ये सवाल मेरे टाइम पे भी आया था। जॉन डाल्टन जी ने जो एटॉमिक थियरी दी थी ना, उसके सारे पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। कहा क्या था उन्होंने? You have to know them and remember them all. NCERT टेक्स्ट बुक में ऐसे राइट साइड में कितने छोटे से एक डब्बे के फॉर्मेट में आपको जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी समझा रखी है, हाँ या ना। उस जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को जानना, समझना और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। कॉन्सेप्चुअली भी आगे भी काम आएगा। एटम के बारे में पता होना चाहिए हमें, एटॉमिक थ्योरी किसने दी ये पता होना चाहिए, क्या कहा ये जान लेते हैं, ओके। सो एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी वो दी 1808 में, 1808 में डाल्टन जी ने एटॉमिक थियरी दी और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ध्यान में रखते हुए काम किया और तब ये मीनिंगफुल थियरी बताई, ठीक है। और इस थियरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे जान लेते हैं। पॉइंट्स को बच्चों कहते हैं पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। सो एक एक करके पोस्टुलेट को जानते हैं। पहला और सबसे आसान, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर के बारे में जब पढ़ा था तो जाना था ना, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वही बात है यहाँ पर। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो जो बनेगा किससे बनेगा? हमारे स्मॉल टाइनी पार्टिकल से, जो कि होंगे हमारे एटम्स। बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। पूरी दुनिया में जो चीज़ें बनी है, जो कंपाउंड्स नए नए फॉर्म हुए हैं, सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं और वो छोटे पार्टिकल्स ही हैं हमारे एटम्स। पहला पॉइंट क्लियर है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़िए फिर। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट्स जो आइडेंटिकल होंगे उनके एटम्स भी पर्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक, मतलब एक से होंगे सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब हम आइडेंटिकल एलिमेंट्स लेंगे उनके एटम्स भी वैसे ही होंगे, हाँ है ना। सोडियम का सिंबल Na है, उसका एटम वही रहेगा, हाँ है ना। तो जैसे कि अगर सेम गिवन एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो, मतलब एक से हो, तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी एक से ही होंगे, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में।
पर अगर एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले लिए, अगला पॉइंट यही है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफर इन ऑल द एस्पेक्ट्स। आइडेंटिकल होंगे तो सिमिलर होंगे, डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी डिफरेंट होगी, ये कहा हमारे जॉन डाल्टन ने। क्लियर है ये बात? 3 पोस्टुलेट समझ गए हो, हाँ या ना? वेरी गुड। देन अगर तीनों समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और पोस्टुलेट्स की तरफ। नंबर 4, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, मतलब एटम्स को हम खत्म नहीं कर सकते। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, बना भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा आपको? हमने कहा था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेम बात देखो, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वहीं से लिया गया है, देख सकते हैं हम इसका फर्क। सो ये बात याद रखिएगा इस पोस्टुलेट को, ठीक है? समझ गए हैं? बहुत इजी है ना बच्चों, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है तो ये तो बहुत आसान है। वहां पे हमने मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन कहा था, यहाँ हम कह रहे हैं एटम्स are neither being created nor be destroyed in a chemical reaction। अगला पॉइंट देखिए जरा, atoms of element take part in chemical reaction to form molecules। अलग अलग atoms element के एक reaction में atoms of elements take part in a chemical reaction to form molecules। क्या बन जाएगा बच्चों? molecule बन जाएगा। याद रहेगी ये बात? बहुत बढ़िया। फिर in a given compound the relative number and kind of atoms are constant। एक compound में जो एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, उनका जो रिलेटिव नंबर है, काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। याद रहेगी ये बात? ये देख के आपको कुछ याद आया? ये भी एक लॉ से जुड़ा हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? ये यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे वहां पर भी कह रहे थे कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, अलग अलग तरीके के अगर एटम्स भी जुड़ जाएं, बट एट द एंड जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये कहा था ना हमने, वही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे, लास्ट वन, एटम्स ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स। जरूरी नहीं है जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन ले लिए तो CO2, अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं बच्चों, अलग अलग। 2 एलिमेंट्स जो यूज किए हैं वो सेम है, पर कंपाउंड्स बिल्कुल अलग बन रहे हैं। ये बात समझ गए हैं हम? सारे पोस्टुलेट्स देख लिए हैं, समझ लिए आपने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। बहुत जरूरी है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। और अब आपके लिए चीजें, अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ये साफ नाफ नजर आ रहा है वहां पर, है ना? अगर अब हम अच्छे से समझ गए हैं, बारीकी से हमने जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था उसको भी अगर दूर कर लिया होगा आपने, तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमें करना है। जब भी कोई थियोरी दी जाती है ना, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। सेम चीज डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी के साथ भी हुआ। डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी के मेरिट्स, फायदे, एडवांटेजेस हम कह सकते हैं, और फिर हम लिमिटेशंस यानी कि डीमेरिट्स भी जानेंगे। जब कोई थियोरी के बारे में जानते हो, उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है वो गड़बड़ भी पता होनी चाहिए, हाँ या ना? सो जॉन डाल्टन जी ने जो कहा उसका फायदा तो हुआ, और वो फायदा क्या था, मेरिट्स क्या थे, ये जान लेते हैं, और फिर हम लिमिटेशंस भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों जानने हैं अब हमें, है ना? पहला मेरिट देखिए बच्चों क्या है, डाल्टन थियरी जो प्रोवाइड की उन्होंने, उस थियरी से हमें ना मैटर के बारे में बहुत चीजें पता चली। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हमने कहा, उनको ही जॉन डाल्टन ने एटम्स का नाम देते हुए कैसे मैटर का पिक्चर क्लियर कर दिया। मैटर के बारे में लोगों को बहुत सारे सवाल थे, मैटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारे जॉन डाल्टन ने ली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले वही पॉइंट है, देखिए जॉन डाल्टन्स थियरी प्रोवाइड्स अ कॉन्सेप्चुअल पिक्चर ऑफ मैटर। कॉन्सेप्चुअली मैटर को समझाने की कोशिश की गई। ये बताया गया कि एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ऑब्वियसली, हाँ है ना, मैटर एटम से ही बनता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल से, सो दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाँ है ना? जैसे आपने देखा होगा, हम जब दीवार बनाते हैं तो ईंटों से बनाते हैं, तो कोई भी चीज अगर बनेगी तो एटम से बनेगी, ये कह दिया हमारे जॉन डाल्टन ने। मैटर का पिक्चर क्लियर कर दिया और ये बताया कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम का डेफिनेशन पढ़ा था, याद है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो बात बताई हमारे जॉन डाल्टन ने, हाँ है ना? देखिए
In compounds, atoms of two or more elements combine in definite arrangement. Compound में definite proportion में ये elements के atoms combine हो जाएंगे, हाँ या ना? So जॉन डाल्टन ने एटम समझाया, बताया कि वो छोटा है और वो केमिकल रिएक्शंस पे पार्टिसिपेट करता है, और ये भी बताया कि कंपाउंड्स को वो फॉर्म करेगा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को जोड़ के, हाँ या ना? अब एक चीज़ और, ठीक है, ये बात फ़ायदा तो हम समझ ही गए हैं। अगला देखिए क्या फ़ायदा हुआ। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी that atoms can neither be created nor be destroyed was the result of law of conservation of mass। ये बात मैंने आपको पोस्टुलेट बताते वक्त भी कही थी, ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका, है ना? कहाँ से आया ये पोस्टुलेट? इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और मैंने बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से जो रिलेटेड था, वो बात भी एक बड़ा फायदा निकल कर सामने आई, जैसे कि द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी दैट द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ atom having fixed mass and that the number of kind of atoms in a given compound is fixed came from law of constant proportion। जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट में थे, एक पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आया और एक आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, हाँ या ना? सो आई होप कुछ फायदे हमने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी के देखे, मैटर का क्लियर पिक्चर समझ आया, और दोनों लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से उनके पोस्टुलेट बन गए। अब जब फायदा पता चला तो नुकसान देख लें, लिमिटेशंस देख लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो ये लिमिटेशंस अच्छे से नोट कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, और चलिए इन्हें समझ लेते हैं। पहले distinguish between atoms and molecules according to Dalton the smallest particle of an element as well as of compound was atom। जनरली क्या हुआ बच्चों, इसने एक गड़बड़ कर दी हमारे जॉन डाल्टन जी ने। उन्होंने कहा सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और वही एटम एलिमेंट्स में बनते हैं और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में जो डिफरेंस उन्होंने बताया, एक्चुअल में वो थोड़ा सा गलत साबित हो गया। देखिए कैसे, He called compound atoms to be smallest particle of atom। उसने ये कहा कि कंपाउंड एटम्स है जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है कंपाउंड का, पर एक्चुअल में बाद में एवोगैड्रो ने ये कहा कि ये टर्म मॉलिक्यूल, इन्होंने टर्म मॉलिक्यूल दिया फॉर द कंपाउंड एटम्स, दैट इज मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है और वो बात ये है, एटम क्योंकि अकेला नहीं मिलता, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, कंपाउंड का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो एटम नहीं होगा बल्कि मॉलिक्यूल होगा, ये बताया एवोगैड्रो जी ने, हाँ या ना? ओके, ये बात समझिए अब आपने कि जैसे एटम सबसे छोटा पार्टिकल है ये भी कहा गया, हाँ या ना? पर एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी तो निकल कर आ गए थे, हाँ या ना? सो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जब बताया गया तो ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है ये हमारे जॉन डाल्टन ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसको बोला कंपाउंड एटम, ठीक है? एक्चुअल में इन्हीं कंपाउंड एटम्स को एक्चुअली नाम दिया गया मॉलिक्यूल, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि नहीं हम? अब समझ गए होगे आप? चलिए अगला देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन होके क्यों बनाता, ये नहीं बता पाए हमारे जॉन डाल्टन जी, ठीक है? अगला लिमिटेशन, it could not explain the nature of forces which hold the atoms and molecules in solid, liquid and gaseous state। वो ये भी नहीं बता पाए कि वो फोर्स क्या था जो एटम्स को वो जोड़ के रखता था सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट में, ठीक है? तो जॉन डाल्टन ये भी नहीं बता पाए एटम्स के बारे में, जो नेचर था ना फोर्सेस का, वो नेचर नहीं समझा पाए, ना बता पाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद ही रखना है, द थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात ये थियरी ने बताई ही नहीं, फेल कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। अब ये लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए बच्चों, इन्हें याद रख लीजिएगा, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे तो और सिंपल हो जाएगा और समझ जाएंगे, हाँ या ना? बाकी नोट्स तो आपको ऐप पे अवेलेबल रहेंगे ही। लिमिटेशंस, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं इन्हें हम। सो बच्चों ये पोस्टुलेट्स याद रखने होंगे, हाँ या ना? बेटा अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज में दे रखी है, बट बात 100 बात की एक ही है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हें समझ लीजिए,
है ना। अब आपको बहुत आसान लगेंगे वो, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। वेरी इजीली, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड इट एंड कंप्लीटेड इट, है ना। सो आपको उनको बार बार रिवाइज करना होगा अपने फाइनल एग्जाम तक, और उनके अंदर की बात को भी समझ लेना होगा, हाँ है ना। सो हमने मेरिट्स को देख लिया, डीमेरिट्स को देख लिया, ये समझ लिया कि एटम में गड़बड़ क्या थी जो जॉन डाल्टन जी ने बताई, ठीक है। उस गड़बड़ को अगर देख लिया है तो अब बारी है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। बार बार जिक्र हो रहा है इनका, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, जल्दी से बता दिया जाए, ये डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत बच्चों को पता होगा, हाँ है ना। बेटा एटम्स कंबाइन होते हैं, है ना, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा ये हमें जानना। बच्चों, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि O2 S8, हाँ है ना। पर अगर H2O अलग एलिमेंट्स भी जुड़ जाएंगे बच्चों, H2O, बट whereas in compound it consists of 2 or more atoms held together by an ionic bond or a covalent bond। अब आप बोलोगे मैम ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये क्लास 10th में भी हम सीखेंगे आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए आप जान लो कि कंपाउंड में ना, जब कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ जाते हैं तो उनकी जो बॉन्डेज होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं। तो कंपाउंड्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो या तो आयनिक हो सकती है या कोवेलेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम में, या तो लेन देन हो जाएगा उनका, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जब एटम्स को हम कंबाइन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पर आपको बॉन्डिंग का खेल याद रखना है, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूल कंपाउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। अब क्लियर है, समझ गए हैं? कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल होगा, हाँ या ना। तो अब आपके लिए एक सवाल है, सवाल ध्यान से सुनिए। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स, ट्रू और फॉल्स? Once again, all molecules are compounds but all compounds are not molecules, true or false? सोचिए जरा, होमवर्क क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आप ट्रू है या फॉल्स है बताएं, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हुए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो NCERT से हैं और जो आपके एग्जामिनेशन में पक्का आ सकते हैं। आज का लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। पहला सवाल देखिए, एक रिएक्शन दे रखा है आपको, वो रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन में क्या क्या कंबाइन हो रहा है देखिए। सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। एक रिएक्शन दे दिया है, सबका मास दे दिया है। यू जस्ट हैव टू शो दैट these observations are in agreement with law of conservation of mass। बहुत सिंपल है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक रिएक्शन दे रखा है, सबके मासेस दे रखे हैं, बस आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि हाँ ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अग्री कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, है ना। So what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए जरा हो क्या रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खेल है, पानी बन जाता है। यहाँ पर रेशियो भी दे दिया है जो कि है 1:8 बाय मास। आपको ये बोलना है कि ऑक्सीजन का कितना मास लगेगा अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलना है। इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान होगा बच्चों ये आपके लिए। आई थिंक यू कैन डू दिस। ओके, दूसरा सवाल भी आंसर कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे चाहें वो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 और 2 ये 2 सवाल हो गए हैं। अब बारी अगले सवाल की, तीसरे सवाल की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी और आसानी से कर जाओगे आप। ओके, आसानी से हम कर जाएंगे। देखिए, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? आपको बस उस postulate को लिखना है जो law of conservation of mass से आया है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एग्जामिनेशन भी ही आ सकता है ये सवाल, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो देखते हैं, जब हमने एटम की बात की थी, एटॉमिक मास की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो आई वुड जस्ट लाइक टू सी एंड चेक इट आउट, क्या आप एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU जानते हैं कि नहीं। डोंट वरी, कोशिश कीजिएगा लिखने की, आगे इसके बारे में डिटेल में मैं मोल कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको डेफिनेशन अभी के लिए पता हो एटॉमिक मास यूनिट का, क्योंकि ये सवाल 1 नंबर का एग्जाम में जरूर आ सकता है बच्चों,
ठीक है, अगला सवाल, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस? क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दो सवाल हैं, एक कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आया और दूसरा कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आया। इससे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी भी रिवाइज हो जाएगी आपकी, दोनों लॉज पे सवाल भी आपको दे दिए हैं। हाँ जी बच्चों, आपको प्रॉब्लम कैसे आएगा एग्जाम में ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कंप्लीट ऑल योर होमवर्क एंड यू विल रियलाइज कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है इस कॉन्सेप्ट्स में। पहली बात बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में जो पढ़ाया गया सारे ही लॉज, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट पता होने चाहिए। स्टेटमेंट के साथ साथ एज इट इज आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके, और स्टेटमेंट के बाद आप उनको प्रूव करना, उनको एग्जाम्पल्स के साथ आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, हो जाएगा ये, आराम से समझ गए हैं अभी आप, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे ही लॉस को स्टेटमेंट्स के साथ विद एग्जाम्पल्स। ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के सारे पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के सारे पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, और फिर कौन सा पोस्टुलेट आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कौन सा पोस्टुलेट आया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। जब हमने पोस्टुलेट्स के बारे में जान लिया, अब हम उसके फायदे, मेरिट्स या डीमेरिट्स को हम लिमिटेशंस कहते हैं कि भाई उसमें दिक्कत क्या हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ रह गए मिस्टर जॉन डाल्टन हमें समझाने के लिए, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमें पढ़ना है और समझना है। एक बात का याद रखिए, रटोगे तो भूल भी जाओगे, समझोगे फिर पढ़ोगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो एक बार दो बार में चीजें जरूर आसान हो जाएंगी। Okay students, so I hope you have enjoyed today's session. See you in the next session. Keep working, keep practicing. Don't forget to do the homework. बच्चों, practice is the key. जरूर आज जो हमने पढ़ाया है इन कॉन्सेप्ट्स को बिना देखे लिखिएगा और फिर हमारी एनसीईआरटी से मैथ जरूर कीजिएगा बच्चों। Okay students, see you till the next time. Take care, keep enjoying. पढ़ाई करते रहें, all the very best.